दिल्ली में कोरोना संक्रमण पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17,000 के आंकड़े को पार कर गया है। 24 घंटे में 17,282 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। एक दिन में सामने आने वाले मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं 104 मरीजों की मौत हुई है। 3 नवंबर के बाद एक दिन में मरने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। पिछले साल 30 नवंबर को कोरोना से 108 मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 16% तक पहुंच गया है। राजधानी में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात करने वाले हैं। बैठक में कोरोना को काबू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी ताज़ा हालात पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के ताज़ा मामलों का आंकड़ा 59,000 के करीब पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में 278 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अकेले मुंबई में 24 घंटे में सामने आने वाले नए मरीजों की संख्या 9,925 तक पहुंच गई है। एक दिन में 54 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में बुधवार रात 8 बजे मिनी लॉकडाउन लागू हो गया है। पाबंदियों के नए दौर में गेटवे ऑफ इंडिया पर पहले दिन सन्नाटा देखने को मिला। लॉकडाउन जैसी प्रतिबंधों के बावजूद इस सख्ती को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। लोगों से खुद ही घर से न निकलने की अपील की गई है। अगले 15 दिनों तक कोरोना को रोकने के लिए महाराष्ट्र में सख्ती रहेगी। महाराष्ट्र प्रशासन ने साफ किया है कि जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी मदद की जाएगी। संक्रमण की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, टेस्ट रिपोर्ट के नतीजे आने में उतनी ही देरी हो रही है। दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने में 3 दिन तक का वक्त लग रहा है। टेस्टिंग सेंटर पर भीड़ बढ़ने की वजह से घर से सैंपल देने वालों की संख्या में भी तेजी आई है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का धमाका हुआ है। 24 घंटे में 20,510 नए मामले सामने आए, जबकि 68 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में संक्रमितों का आंकड़ा 5,433 पर पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। यूपी में अब तक 9,376 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए हजरतगंज ट्रेडर्स एसोसिएशन ने 18 अप्रैल तक बाजार बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना की दूसरी लहर में बेकाबू संक्रमण को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में पीएम ने सभी राज्यों के राज्यपालों से वर्तमान हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राज्यपालों को अपने अपने राज्यों में सर्वदलीय बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपालों से कहा गया है कि वे राजनीतिक दलों के साथ कोरोना संक्रमण काबू करने के उपाय और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के उपायों पर चर्चा करें। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। कोरोना संक्रमण ने जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी धाम तक दस्तक दे दी है। नवरात्र के दूसरे दिन दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में से 92 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरे दिन देश भर से करीब 11,000 लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के चलते और गंभीर हो गया है। रायसेन के अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी के हालात दिखाई दिए। सूत्रों का दावा है कि यहां ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो गई। शिवराज सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 267 मीट्रिक टन कर दी गई है, लेकिन डिमांड इससे भी दोगुनी है। कोरोना वायरस में म्यूटेशन के चलते टेस्ट रिपोर्ट भी 100% सही नहीं मिल रही है। लखनऊ के KGMU अस्पताल के मुताबिक करीब 30% मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनमें कोरोना महामारी के सारे लक्षण हैं, लेकिन RT-PCR की जांच में वो नेगेटिव आ रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे मरीजों के चेस्ट CT स्कैन के जरिए संक्रमण का पता लगाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव की गहमागहमी जारी है। संक्रमण के मद्देनजर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग हरकत में आया है। 16 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनाव प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों से राय ली जाएगी।
कोरोना संकट के बीच यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। 18 जिलों में पहले चरण का मतदान हो रहा है। अयोध्या, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस में आज वोटिंग है। पंचायत चुनाव में एक मतदाता को जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों के लिए एक साथ वोटिंग करनी है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंची। यहां उन्होंने शनिवार को हुई फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने वादा किया है कि उनकी सरकार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए जल्द जांच शुरू करेगी। साथ ही शहीद बेदी बनाने का भी ऐलान किया। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 45 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां की और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। কালকে আমার 24 ঘন্টা প্রোগ্রাম করতে দেয়নি, এখানে যেমন 72 ঘন্টা আসতে দেয়নি, আমার সমস্ত প্রোগ্রাম নষ্ট হয়ে গেছে। বললে হয়তো ইলেকশন কমিশন আমাকে আরেকটা নোটিশ ধরাবে, তা ধরা, কিন্তু যারা মারা গিয়েছেন তাদের প্রতি তাদের যেন আমরা একটা করে মোমেন্টাম একটা করে স্ট্যাচু বা একটা করে শহীদ বেদি যেন তৈরি করে দিই এবং এই শহীদ বেদি তৈরির দায়িত্ব আমি রবিকে দিচ্ছি। बुधवार को राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश किया। राहुल गांधी सबसे पहले दिनाजपुर पहुंचे। दिनाजपुर में राहुल गांधी ने गोल पोखर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नसीम के लिए जनसभा की। इसके बाद सिलीगुड़ी की माटीगारा नक्सलबाड़ी पहुंचे। राहुल ने ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने ममता और बीजेपी पर मिली भगत का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। जहां भी बीजेपी जाती है, आरएसएस जाती है, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, वहां पे नफरत फैलनी शुरू हो जाती है। सही बात है? सही बात है। जहां भी जाते हैं भाईचारे की बात, जोड़ने की बात कभी नहीं करेंगे। एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम ये करते हैं। इनका ये डीएनए, इनको और कुछ मालूम ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पश्चिम बंगाल में रैली की। उन्होंने राहुल की पहली रैली को लेकर तंज कसा। स्मृति ने कहा कि सोया हुआ राजकुमार जीतेगा, तभी कांग्रेस का भला होगा। स्मृति ईरानी ने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल में डर का माहौल बनाया, लेकिन फिर भी लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है। अंतिम दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। जनता के बीच पहुंचे नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। सीएए और मथुआ के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष ने ममता को घेरा, तो वहीं तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अमृतसर में महिला समेत 3 लोगों की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला मजीठा थाना क्षेत्र का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और 2 युवकों को पीट रहे हैं। ये एक महिला है जो अपने बच्चों को छोड़ देने की गुहार लगा रही है। बताया जा रहा है कि विवाद पारिवारिक है। पारिवारिक विवाद में महिला पिटाई करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने गई थी, मगर लौटते वक्त आरोपियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में महिला समेत 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के भरतपुर में 3 बच्चियों की कार के अंदर दम घुटने से मौत हो गई। मामला रूपवास थाना इलाके के गांव कांधोली का है। बताया जा रहा है कि यहां एक सत्संग चल रहा था। सत्संग के दौरान खेलते हुए 3 बच्चियां एक कार के अंदर घुस गईं और कार को अंदर से लॉक कर दिया। लॉक होने के चलते बच्चियों को सांस लेने में तकलीफ हुई और तीनों बच्चियों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के आईटीओ सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग में आग ने तांडव मचाया। यहां रेवेन्यू बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग लग गई। आग तेजी से फैली। बताया जा रहा है कि जहां आग लगी वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दफ्तर है। आग लगने की सूचना तुरंत ही फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इसकी पड़ताल हो रही है।
नोएडा में पुलिस ने देह व्यापार के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। मामला कासना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रधान गेस्ट हाउस और प्रशांत गेस्ट हाउस में देह व्यापार का धंधा चलता है। इकोटेक 1 पुलिस और कासना पुलिस ने अलग अलग छापेमारी की, जिसमें 4 महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों गेस्ट हाउस के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने बैंक से 4 करोड़ की चोरी का खुलासा कर दिया है। मामला चंडीगढ़ के एक्सिस बैंक की एक ब्रांच का है। जानकारी के मुताबिक यहां बैंक से 4 करोड़ रुपए लेकर गार्ड फरार हो गया था। गार्ड ने अपना फोन बंद कर रखा था, मगर सोशल साइट पर एक्टिव था। पुलिस ने गार्ड को चंडीगढ़ के मनीज माजरा के जंगल के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए से ज्यादा बरामद कर लिया है, जबकि पुलिस की माने तो आरोपी ने चोरी किए हुए 4 करोड़ 3 लाख रुपए में से 70 से 80 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक ट्रॉली बैग में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सेक्टर 14A का है। जानकारी के मुताबिक यहां नाले में एक ट्रॉली बैग मिला। ट्रॉली बैग में एक 25 साल के युवक का शव था। पुलिस के मुताबिक शव 1-2 दिन पुराना है। कातिल ने कत्ल करने के बाद शव को ट्रॉली बैग में भरकर फेंक दिया था। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब के आबोहार में सीमा सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सीमा सुरक्षा बल ने यहां 6.5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 6.5 किलो हेरोइन 8 पैकेट में रखी थी। हेरोइन के साथ पुलिस को एक प्लास्टिक की बोतल मिली है। जानकारी के मुताबिक हेरोइन की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अब तस्कर से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के नालंदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मामला बिहार थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने सूचना के आधार पर राजा कुआं गांव में दबिश दी तो हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस ने 1 देसी राइफल, देसी पिस्तौल और 3 देसी कट्टा के साथ 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव के मद्देनजर इस वक्त हथियार खरीदने और बेचने का धंधा तेज हुआ है। पुलिस ने हथियारों के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सीकर में आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने नीमका थाना बाजार कोतवाली इलाके में एक युवक को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है कि उसके पास हथियार कहां से आया और उसने हथियार अपने पास क्यों रखा था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पुलिसकर्मी और सैलून कर्मचारी की हिंसक झड़प में सैलून कर्मचारी की मौत हो गई। मामला औरंगाबाद के उस्मानपुरा का है। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों से दुकान बंद कराने को लेकर झगड़ा हुआ। हाथापाई के दौरान सैलून कर्मचारी नीचे गिरा, उसके सर में चोट आई। सैलून कर्मचारी को तुरंत ही सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने शव को थाने में रखकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने सैलून कर्मचारी को इतना पीटा कि उसने दम तोड़ दिया।